हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और यार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अब इसके अंदर दो टॉपिक हैं, एक मोटिवेशन है एक लीडरशिप है। इसको अलग अलग हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और ये आपकी क्लास सभी तरह के जितने भी आपकी कॉमर्स के सिलेबस हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हर जगह पे ये टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर हमारे यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के कोर्स को आप यहाँ पे अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप लोग क्वेरीज भी कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके अंदर समझते हैं कि मोटिवेशन और लीडरशिप होता क्या है। देखिए, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर की पिलर्स इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स। आप सभी को पता है मोटिवेशन और लीडरशिप दो अलग अलग चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड है एक दूसरे से। और ये पिलर्स माने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ये डिस्टिंक्ट इन द हाउ दे ड्राइव परफॉर्मेंस, इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड शेप द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑल्दो कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनके अलग अलग काम से यहाँ पे हैं, इनके अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से ये परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, और इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को शेप देते हैं। बट कहीं ना कहीं ये वर्किंग के मामले में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि एक स्टेप दूसरे स्टेप से मिलने जैसा है। अगर हम मोटिवेशन की इसके अंदर बात करें तो देखिए, मोटिवेशन सिंपल टर्म्स में एक फ्यूल होता है, द इंटरनल ड्राइव दैट पीपल्स इंडिविजुअल्स टू परस्यू गोल्स एंड अचीव डिजायर्ड आउटकम। अब यहाँ पे आपके पास में मोटिवेशन जो जनरली है ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब कितने तरह का मोटिवेशन होता है इसके बाद में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक आपका किसी गोल को परस्यू करने के लिए या फिर किसी डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव बना होता है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। जैसे अभी आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम की, तो उसके लिए आपको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं आपके पास आप सोच रहे हो गवर्नमेंट जॉब है, उसके अंदर लेवल 5 की जॉब है, या फिर जॉब सिक्योरिटी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मोटिवेशन मिल रहा है और आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। इट इन्फ्लुएंसेस द एनर्जी एंड एफर्ट्स पीपल पुट इनटू दियर वर्क। तो इससे क्या मिलता है, एक कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है, एफिशिएंसी मिलती है, और ज्यादा एफर्ट एक व्यक्ति अपने काम के अंदर डालता है जो जनरली उसके अदर काम के अंदर नहीं होती है। ये मोटिवेशन का कहीं ना कहीं फैक्टर काम करता है। लीडरशिप की बात करें तो ये एबिलिटी टू गाइड है, या इसके अंदर इंस्पायर किया जाता है जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस भी करने का काम यहाँ पे करता है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम लीडरशिप की बात करेंगे, चाहे आपका लीडर है या फिर आपके सबऑर्डिनेट है, उन दोनों का गोल यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉमन होगा। A leader's role is to create vision, motivate teams, and ensure that the organization moves forward successfully. अब लीडर का क्या रोल रहता है, उसका रोल यहाँ पे किसी विजन को क्रिएट करना, किसी लक्ष्य को स्थापित करना, और टीम को पूरी टीम को मोटिवेट करके रखना, और इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो हम लोग सक्सेसफुल यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप और मोटिवेशन की हमने एक जनरल डेफिनेशन यहाँ पे देखी थी। अब अगर हम बात करते हैं अपनी मोटिवेशन की, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवेरे। यहाँ पे ये मोटिवेशन का जो वर्ड है वो आपका मोवेर से यहाँ पे आया, जो कि लैटिन वर्ड है। कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लेता है इस चीज को। इसका मीनिंग होता है टू मूव, यानी कि आगे बढ़ना। इन बिजनेस इट रेफर्स टू द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट डिजायर्ड and energy in the people to be continually interested in and committed to a job। तो यहाँ पे बात करी गई है बिजनेस के सेंस में देखा जाए तो ये जो मोटिवेशन होता है ये आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अभी बात करेंगे उसकी। दैट स्टिमुलेट डिजायर, ये हमारे डिजायर यानी कि इच्छा को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करने का काम करता है, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे किसी जॉब की जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए एक एनर्जी मिलती है। ठीक है बात। अगर हम कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल बात करें तो स्टीफन पी रॉबिन्स ने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है, द प्रोसेस दैट अकाउंट
for an individual intensity, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड अटेनिंग ए गोल। तो यहाँ पे सिंपल सी बताया भी गया है, ये आपका क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की इंटेंसिटी की बात की जाती है, और डायरेक्शन की बात होती है, परसिस्टेंस की बात होती है, किस चीज के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी गोल के अचीवमेंट में आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन लेवल तय करता है। ओके, अब कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द फोर्स दैट कंपल्स individuals to pursue goals. It derive behavior whether in the context of work, education और personal goals। तो ये आपका, अगर हम मोटिवेशन की बात करें, किसी भी तरह का हो सकता है। अब मोटिवेशन अगर आपके कल्चर, अगर हम वर्क कल्चर की बात करें तो वहां पे वर्क से रिलेटेड आपका मोटिवेशन हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर में आपका मोटिवेशन हो सकता है, पर्सनल गोल्स आपके कुछ हो सकते हैं, उसके लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये आपका मोटिवेशन अलग अलग लेवल का, अलग अलग स्पेसिफिक तरह का यहाँ पे हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। अब अगर हम लोग बात करें मोटिवेशन जनरली, अगर कैटेगराइजेशन की बात करें तो दो तरह से कैटेगराइज होता है, एक आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंट्रिंसिक की बात करें तो जैसा आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा होगा, ये इंटरनल की बात यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि अपने अंदर के मोटिवेशन की, द ड्राइव टू परफॉर्म ए टास्क ड्यू टू द इंटरनल सेटिस्फेक्शन। अगर हम लोग अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि जॉय ऑफ लर्निंग, अचीविंग पर्सनल ग्रोथ, ये सारी आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो आपके अंदर से आ रही है, आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे होता है। ठीक है। अगर हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो ड्राइव टू परफॉर्म टास्क फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, आपको कुछ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स यानी कि बाहरी आपको कोई इनाम अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनाम का मतलब हो गया जैसे आपका मनी हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, पहचान हो सकता है, अपने जॉब के अंदर आप प्रमोशन चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के फॉर्म में आ जाती हैं। जब आपको इंटरनल प्लेजर की बात आती है ना, तो वो आपका इंट्रिंसिक में आ जाएगा। और जब आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए कोई मोटिवेट हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। सिंपल। तो ये आपका एक मेजर कैटेगराइजेशन हमने देखा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की वर्क प्लेस के अंदर, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। मोटिवेटेड एम्प्लॉइज आर क्रूशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करता है मोटिवेशन, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, हायर मोटिवेशन लीड्स टू मोर फोकस, एफर्ट एंड इनहेंस्ड परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है, दो पर्सन है आपके, एक पर्सन मोटिवेटेड है, एक पर्सन डीमोटिवेटेड है। तो उस केस में होगा क्या, जो मोटिवेटेड है आपका एम्प्लॉय, वो कहीं ना कहीं ज्यादा आपको एफिशिएंसी देगा, ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, ज्यादा वर्किंग आवर आपको देगा। लेकिन जो आपका डिसमोटिवेटेड डीमोटिवेटेड पर्सन है, वो क्या करेगा, टाइम पास वहां पे करेगा जनरली, और काम चोरी करने की कोशिश करेगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये दोनों डिफरेंस कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं आपके। और जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स टेंड टू बी मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। तो सिंपल सी बात है, जहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन की बात आती है तो हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग रोल्स दिए जाते हैं। कोई मैनेजर है, कोई डेप्यूटी मैनेजर है, कोई आपका क्लर्क है, कोई कुछ है। तो वहां पे अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय के अंदर कितना मोटिवेशन है, एम्प्लॉय अंदर से कितना मोटिवेटेड है। यानी कि उसमें दोनों मोटिवेशन हो सकते हैं, इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक, दोनों तरह के मोटिवेशन हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कितना मोटिवेटेड है ये देखना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं ना कहीं अपने रोल्स से सेटिस्फाई होता दिखेगा। एम्प्लॉय रिटेंशन की बात करें तो मोटिवेशन इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ द एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड डिक्रीजेस टर्नओवर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एम्प्लॉय जब आपका मोटिवेटेड होगा, आप उसको प्रॉपर प्रमोशन दे रहे हैं, इसके अलावा आप रिकॉग्निशन दे रहे हैं प्रॉपर, उसको आप जितने भी तरह के रिवॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं, तो उससे वो मोटिवेटेड रहेगा, और वो एम्प्लॉय रिटेंशन उससे बना रहेगा कंपनी के अंदर। अगर आप कंपनी कंपनी देखें प्राइवेट ना, तो उसके अंदर बहुत तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, कोई एक साल यहाँ पे काम कर रहा है, फिर आपका रिजाइन कर देगा दूसरी जगह। तो प्राइवेट में जॉब डिससेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे है, ड्यू टू द डीमोटिवेशन। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आपको एम्प्लॉय रिटेन करने हैं तो आपको मोटिवेशन फैक्टर तो लाना पड़ेगा। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू थिंक क्रिएटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली।
तो अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो नई नई थिंकिंग लाएगा, नई नई क्रिएटिविटी वो कर सकता है, जिसकी वजह से अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो डाइवर्सिफाई करके अलग अलग तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो उससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी आ सकती है। अब अगर इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज की बात करें तो वो आता है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये आपका, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्क कर सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ये आपका श्योर है। चलिए थ्योरीज की बात करते हैं, अलग अलग थ्योरीज की। सारी थ्योरीज के अंदर इंपॉर्टेंट है आपकी। फर्स्ट थ्योरी इसके अंदर है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसको हम लोग मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड भी कहते हैं, या फिर मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आएगा तो भी यही चीज यहाँ पे होगी। Maslow's theory posits that human needs are arranged in a hierarchy with basic need requiring fulfillment before higher needs can be pursued। तो यहाँ पे बात की जाती है मैस्लो के द्वारा कि जो ह्यूमन होता है उसकी अलग अलग नीड्स होती हैं। अब ये नीड्स का एक ऑर्डर होता है प्रॉपर, ठीक है। अब ऑर्डर कैसे होता है, कुछ हमारी इसके अंदर बेसिक नीड्स होती हैं और कुछ हमारी हायर लेवल की नीड्स होती हैं। पहले बेसिक नीड फुलफिल होती है इंसान की, उसके बाद हायर लेवल पे जाता है। और ये जनरली प्रैक्टिकली ये चीजें देखने को भी मिलती है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी नीड मैस्लो ने डिफाइन करी है। तो यहाँ पे 5 तरह की नीड मैस्लो के द्वारा डिफाइन की गई है। सबसे पहले आपका आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा है सेफ्टी नीड, तीसरा है सोशल नीड, चौथा है एस्टीम नीड, ये पांचवा आपका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये पांचों आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें आपके नीड्स के टाइप से आप पूछ सकता है और कौन सी नीड किस तरह की उसमें आती है, ये भी आपको यहाँ पे कैटेगराइजेशन पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट में बात करें फिजियोलॉजिकल नीड्स की, तो फिजियोलॉजिकल नीड में वो चीजें आती हैं जो बेसिक सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। जैसे आपके मान रोटी कपड़ा मकान की बात की जाती है, फूड वाटर या शेल्टर की, तो ये आपका बेसिक नीड्स के अंदर यहाँ पे आता है। अब सेकंड नीड इसके अंदर जो है वो है यहाँ पे सेफ्टी नीड। फर्स्ट नीड आप लोगों ने समझा फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि हमारी बेसिक नीड यहाँ पे होती है, जिसमें फूड वाटर या शेल्टर की हम लोग बात करते हैं। और जो मैस्लो की सेकंड लेवल की नीड है वो है सेफ्टी नीड, जिसके अंदर ये माना जाता है कि बेसिक नीड जब फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद एक ह्यूमन जो चाहता है वो सेफ्टी नीड्स चाहता है समाज के अंदर, जिसमें कि प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। ये सारी चीजें उसकी मोटिवेशन के लिए सेकंड स्टेप पे होती हैं। अगर ये दोनों नीड फुलफिल हो गई हमारी, साइकोलॉजिकल नीड, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड, उसके बाद में आती है नीचे थर्ड नंबर पे जो कि है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स होती हैं डिजायर्ड फॉर रिलेशनशिप, लव एंड बिलोंगिंगनेस। तीन चीजें इसके अंदर आती हैं जनरली। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आती है एस्टीम की नीड। एस्टीम नीड्स होती हैं जैसे नीड फॉर रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सेल्फ एस्टीम। और फिर आता है आपका फिफ्थ स्टेप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। अब ये हमारे पास में 5 अलग अलग स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स में मैस्लो ने बताया है कि किस तरह से हमारी जो एक ह्यूमन की नीड्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं। और इनमें कहीं ना कहीं हर एक स्टेप में मोटिवेशन होता है। मतलब ये कि इंसान अगर फूड वाटर या शेल्टर के लिए मोटिवेटेड है तो कहीं ना कहीं वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए काम कर रहा है। अगर उसके वो चाह रहा है कि समाज के अंदर उसकी प्रोटेक्शन हो, उसके फैमिली की प्रोटेक्शन हो, उसके पे के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन हो, उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन हो, और इसके अलावा सिक्योरिटी है, लाइफ की स्टेबिलिटी है, लाइफ की स्टेबिलिटी के अंदर अलग अलग चीजें आ गई, सारी इकोनॉमिकल चीजें इसके अंदर आ गई, तो वो सेफ्टी नीड यहाँ पे होती है। सोशल नीड के अंदर वो चाहता है कि सोसाइटी के अंदर उसकी भी कोई यहाँ पे एक इस तरह की उसका भी आइकन हो। इसके अलावा उसको समाज में इज्जत मिले, प्रेम मिले, या अलग अलग लोगों के साथ में उसके एक अच्छे मधुर संबंध हो। ये सारी चीजें सोशल नीड के अंदर आती हैं। एस्टीम नीड उसके बाद अपर लेवल की नीड आती है, जिसमें बात की जाती है रेस्पेक्ट की, लोग उसको रिस्पेक्ट करें या रिकॉग्निशन दें, पहचान मिले एक अलग, सेल्फ स्टीम इसके अंदर आती है। और फिर लास्ट जो स्टेप है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो लास्ट जो नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। फिर इंसान अपने पर्सनल ग्रोथ की बात करता है, अपने पर्सनल जो गोल्स हैं उनके फुलफिलमेंट की बात यहाँ पे करता है। ठीक है बात, तो ये यहाँ पे ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड है, दूसरा आपका सेफ्टी नीड है, तीसरा लव एंड बिलोंगिंगनेस है, चौथा स्टीम है, पांचवा यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे
फूड, वाटर, स्लीप, या फिर आपके पास में ब्रीथिंग है, ये कुछ यहाँ पे बेसिक नीड है। सेफ्टी नीड के अंदर बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ बॉडी है, एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज है, मोरालिटी है, फैमिली, हेल्थ, पॉवर्टी, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे फ्रेंडशिप हो गई, फैमिली हो गया, या सेक्सुअल इंटीमेसी हो गई, ये सारी चीजें लव एंड बिलोंगिंगनेस में आती है। फिर सेल्फ एस्टीम की बात करें तो सेल्फ एस्टीम में हमारी कॉन्फिडेंस है, अचीवमेंट्स है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, रिस्पेक्ट बाय अदर्स है, यानी कि दूसरों की रिस्पेक्ट और खुद को रिस्पेक्ट भी मिलना। और लास्ट में आता है सबसे हाईयर लेवल की नीड, इसे हम लोग कहते हैं, ये आता है यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मोरालिटी, क्रिएटिविटी, या फिर स्पॉन्टेनिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैक ऑफ आपका प्रिजुडिसेस है, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट्स है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाता है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहली चीज तो आपको नीड्स के बारे में पता होने चाहिए। इसके अंदर टोटल 5 नीड्स डिस्क्राइब है, और कौन सी चीज किस नीड के अंदर आती है, मतलब शायद फिजियोलॉजिकल नीड है तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अलावा सेफ्टी नीड है, सोशल नीड्स, हर एक नीड के बारे में। दूसरा, इसका जो सीक्वेंस है आपको वो ध्यान में रखना है, ये सीक्वेंस आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। तो सबसे हायर लेवल की नीड आपसे पूछेगा तो वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पे होगी, और सबसे बेसिक नीड आपकी होगी फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे होते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की जब भी हम लोग बात करते हैं। Maslow's theory is a fundamental in understanding employee motivation in the workplace. Employee must have their basic needs met before they can be motivated to pursue higher order goals such as self improvement और creativity. अब यहाँ पे इस थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है, इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके एम्प्लॉयज हैं तो उनको किस तरह का मोटिवेशन चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वो किस लेवल की नीड को अपनी फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड वो चाह रहा है, लव एंड बिलोंगिंगनेस चाह रहा है, या सेल्फ एस्टीम है, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। उसी हिसाब से फिर उसको आप एक तरीके से स्टिमुलेट करेंगे, जिस तरह की रिस्पेक्टिव नीड वो चाह रहा है फुलफिल होना, तो स्टिमुलेशन के थ्रू उसको मोटिवेट किया जा सकेगा। तो इसीलिए ये जो थ्योरी है वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है। ये फर्स्ट थ्योरी थी। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की, जो आती है हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम के अंदर इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर बताया गया हर्ट्जबर्ग के द्वारा कि इसके अंदर जब भी कोई इंप्लॉय मोटिवेटेड होता है तो वहां पे दो फैक्टर्स होते हैं, दो तरह के यहाँ पे एक तरीके की मोटिवेशंस होती हैं। एक तो आपके हाइजीन फैक्टर होते हैं, एक आपके मोटिवेटर्स होते हैं। अब हाइजीन फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए हाइजीन फैक्टर में वो चीजें आ जाती हैं जैसे आपकी सैलरी है, वर्किंग कंडीशंस है, जॉब सिक्योरिटी है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये आपका डिससेटिस्फैक्शन को तो दूर करते हैं, जॉब डिससेटिस्फैक्शन को तो दूर करते हैं, बट डोंट मोटिवेट ऑन देयर ओन। ये आपको एक तरीके से मोटिवेट करने का काम नहीं करते हैं। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हर एक जो ऑथर है उसकी अलग अलग थ्योरी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे, इसमें हम अपना लॉजिक नहीं डाल सकते हैं। हर्ट्जबर्ग का कहना है कि एक एम्प्लॉय जब काम करता है तो उसको डिससेटिस्फेक्शन को रोकने के लिए आप सैलरी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा ये सारी चीजें दे सकते हैं, बट इससे वो एक्स्ट्रा मोटिवेट नहीं होगा। अगर आपको उसको एक्स्ट्रा मोटिवेट करना है तो उसके लिए आपको कुछ और फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा, जिसको हम मोटिवेटर्स कहते हैं। अब इस फैक्टर में क्या है, जैसे आपका अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जिससे ये वो फैक्टर हैं दैट इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। क्लियर हो गई बात। तो इनका सीधा सीधा मॉडल ये है कि ये दो फैक्टर के बारे में बात करते हैं, एक तो हाइजीन फैक्टर के बारे में, एक मोटिवेटर्स के बारे में। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन को तो प्रिवेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मोटिवेशन पैदा नहीं करते हैं। अगर एक्स्ट्रा मोटिवेशन आपको एम्प्लॉय को देना है तो आपको मोटिवेटर्स को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, लाइकवाइज अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके अलावा भी और चीजें हैं, वो चीजें आपको इसके अंदर देनी पड़ेंगी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे थर्ड थ्योरी की बात हम यहाँ पे करते हैं। थर्ड थ्योरी है आपके पास में मैकलेंड्स की थ्योरी ऑफ नीड्स। मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड। अब यहाँ पे तीन तरह की नीड्स की बात की जाती है, तीन इसके अंदर मैकलेंड्स कहते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट नीड्स के लिए तीन आपके फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर ड्राइव करते हैं कहीं ना कहीं मोटिवेशन को किसी भी ह्यूमन की। अब कौन कौन सी वो चीजें हैं यहाँ पे देखिए, एक आपकी तीन तरह की नीड्स की बात यहाँ पे होगी।
तो 3 तरह की नीड्स की यहाँ पे बात की गई है। एक नीड है आपका नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरी नीड है नीड फॉर एफिलिएशन और तीसरा है नीड फॉर पावर। नीड फॉर अचीवमेंट के अंदर आता है, इसमें बताया गया है डिजायर फॉर सक्सेस, अकम्प्लिशमेंट एंड गोल कंप्लीशन। तो ये यहाँ पे आपके पास में नीड ऑफ अचीवमेंट होती है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की बात करता है, और कहने का मतलब ये है कि एक फैक्टर ये है मोटिवेशन के लिए, जैसे कोई सक्सेस के लिए डिजायर हो, अकम्प्लिशमेंट के लिए हो, या फिर गोल कंप्लीशन करना हो, गोल को कंप्लीट पूरा करना हो, अचीव करना हो, उसके लिए अगर यहाँ पे नीड कहीं ना कहीं वर्किंग हो रही है तो वो नीड फॉर अचीवमेंट में आता है। दूसरा नीड फॉर एफिलिएशन में क्या चीजें आती हैं, जैसे डिजायर फॉर रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस एंड सोशल इंटरेक्शन। तीसरा आता है नीड फॉर पावर, डिजायर ऑफ कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो जो नीड की मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसी से मिलता जुलता ये है, पर यहाँ पे समराइज कर दिया इसको 3 स्टेप के अंदर। वहां पे आपके 5 स्टेप अलग अलग बनाए थे, लेकिन यहाँ पे इसको समराइज करके 3 स्टेप में डाल दिया है, जबकि बात उसी चीज की घुमा फिरा के वही चीजों की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये मैकलेंड्स की थ्योरी है, इसको भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जो कि है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब ये थोड़ा आपका टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको समझना आप लोग। इसका ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है, और आपका वैसे भी ये थ्योरी थोड़ी सी टेक्निकल है। अब इसके अंदर मोटिवेशन क्या है, देखिए, इफ द पर्सन बिलीव्स देयर एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस विल लीड टू वैल्यूएबल रिवॉर्ड, दे विल बी मोटिवेटेड। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने ना टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो डाल दिया। इनका एक सिनेरियो बनाया इन्होंने। इन्होंने बोला कि कोई भी आदमी ये मान के चलता है कि उसका एफर्ट जो है ना, वो किस चीज को लीड करेगा, मतलब क्या उसका रिजल्ट होगा, परफॉर्मेंस उससे आएगी। एफर्ट वो डालेगा तो उससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उससे उसको वैल्यूएबल रिवॉर्ड मिलेंगे। तो रिवॉर्ड मिलेंगे इसलिए वो मोटिवेटेड होता है। 3 फैक्टर आए नहीं है इसके अंदर, एक तो आपका एफर्ट हो गया, दूसरा परफॉर्मेंस हो गया, तीसरा रिवॉर्ड हो गया। तो इन तीनों चीजों की यहाँ पे बात होती है, जिसको नीचे टेक्निकल टर्म्स में एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वैलेंस यहाँ पे लिखा गया है। इसको मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपने ये समझना है कि एक पर्सन मोटिवेट इसलिए होता है क्योंकि उसको एफर्ट डालना होता है, एफर्ट परफॉर्मेंस में चेंज होता है, परफॉर्मेंस के बदले उसको वैल्यूएबल रिवॉर्ड मिलेगा, दैट्स व्हाई ही इज और सी इज मोटिवेटेड, राइट। Bloom's theory focuses on the process by which the individual make decision about how to behave based on the expected outcomes. ये expected outcomes पे बात करता है, ठीक है। द थ्योरी इज बिल्ड अराउंड द 3 की कंपोनेंट। इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट हैं। मोटिवेशन कैसे बनता है, एक्सपेक्टेंसी को अगर मल्टीप्लाई करें इंस्ट्रूमेंटलिटी के साथ में और वैलेंस के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है। एग्जाम में इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है। एक तो आपसे पूछेगा इसके अंदर कौन कौन से आपके फैक्टर हैं, तो है 3, 1, 2 और 3 फैक्टर है, राइट। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछता है कि ये क्या मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, डिवाइड में होते हैं, माइनस में होते हैं या प्लस में होते हैं। एग्जाम के अंदर इस तरीके से आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तीनों फैक्टर, ये आपके प्लस माइनस या डिवाइड नहीं होते हैं, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हम इसको समझते हैं हर एक चीज को। एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, अब देखिए, विल माई एफर्ट लीड टू सक्सेस, ये समझना, ये सोचना कि क्या मैं जो एफर्ट डाल रहा हूं उससे मुझे सक्सेस मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी। जनरल टर्म्स में भी अगर आप एक्सपेक्टेंसी को देखेंगे तो जनरली आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब, यही मतलब यहाँ पे होता है कि आप चाह रहे कि सामने वाला अगर मैं इससे कुछ मांगू तो ये मुझे देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ देगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ये आपकी एक्सपेक्टेंसी हो गई। क्लियर टर्म्स में बात कर ली। Definitions: it's the belief that if you put in the more effort you will perform better। सिंपल सी बात हो गई, जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतनी जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी। A student studies hard believing that this effort will help them score high in the exams, right? ओके, नेक्स्ट आता है दूसरा वाला जो पॉइंट है वो आता है इंस्ट्रूमेंटलिटी। अब यहाँ पे क्या है, विल माई परफॉर्मेंस लीड टू रिवॉर्ड। पहला था अगर मैं मेहनत करूं तो क्या ये मेहनत मेरे परफॉर्मेंस को बेटर करेगी। दूसरा है अगर मेरे परफॉर्मेंस बेटर होगी तो क्या इसके बदले मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं तो क्या आपका एग्जाम अच्छा होगा, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा,
एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे तो क्या आपको इसके अंदर ज्वाइनिंग मिलेगी, क्या आपको ये जॉब मिलेगी, ये इंस्ट्रूमेंटलिटी हो गई। डेफिनेशन है इट्स द बिलीव दैट गुड परफॉर्मेंस विल बी फॉलोड बाय रिवॉर्ड। सिंपल सी बात है, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो इसके अंदर रिवॉर्ड होगा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए एन एम्प्लॉय बिलीव्स दैट इफ दे अचीव देयर सेल्स टारगेट दे विल रिसीव ए बोनस। सिंपल। अब आता है थर्ड वाला जिसको हम लोग बैलेंस यहाँ पे कहते हैं। अब बैलेंस होता है हाउ इंपॉर्टेंट इज द रिवॉर्ड टू मी, मतलब ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ताकि मैं इस पे एफर्ट डालूं। Definition: Valence refers to the significance or attractiveness of an individual places on the expected reward or outcome. आपने एग्जाम के लिए मेहनत करी, आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी में आ गया आपके पास में, फिर आपका परफॉर्मेंस सॉरी इंस्ट्रूमेंटलिटी आ गया। थर्ड में आपका ये होता है कि आप चाह रहे हैं कि आपके लिए वो जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आपके लिए वो कितनी रिस्पेक्टफुल जॉब है। आप अगर उस जॉब को पा लेते हैं उससे आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी, आपकी फैमिली की कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये आपका बैलेंस है। इसके थ्रू आपको मोटिवेशन मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पे एम्प्लॉय का भी दिया गया है। इफ एन एम्प्लॉय इज ऑफर्ड ए पेड वेकेशन एज ए बोनस एंड दे पर्सनली फाइंड ट्रेवल एंड रिलैक्सेशन वेरी मीनिंगफुल, द बैलेंस इज हाई बिकॉज द रिवॉर्ड अलाइंस विद द पर्सन्स डिजायर। तो यहाँ पे अगर किसी को छुट्टी दे दी आपने, छुट्टी में उसने बढ़िया मजे किए, रिलैक्स किया, तो उसके लिए बैलेंस वो हाई है। ठीक है बात। तो वो आपके लिए कितना मीनिंगफुल आपके लिए रहने वाला है वो रिवॉर्ड, तो वो आपके बैलेंस के अंदर आता है। तो तीनों चीजों को मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये फाइनली आपका मोटिवेशन में कन्वर्ट होता है। मतलब सीधी सी बात अगर समझें, सिंपल वर्ड में क्रक्स में समझाऊं, तो अगर आप मोटिवेशन चाहते हैं तो एक पर्सन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन तीन चीजों पे एफर्ट डालता है: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारी अगली थ्योरी की, वो है हमारे पास में मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ट्रेडिशनल थ्योरी है, काफी लंबे टाइम से चली आ रही थ्योरी है ये, और इसको हर जगह पे आपको मिल जाएगी। जहां पे आपके पास में ये कुछ मॉडर्न थ्योरीज नहीं में मिलेंगी, जैसे आपकी ये है ब्लूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, मैकलेंस नीड ऑफ थ्योरी है, ये नहीं मिल, जहां पे आगे अवेलेबल नहीं भी है तो मैकग्रेगर्स की एक्स एंड वाई थ्योरी वहां पे आपको मिल ही जाएगी। अब डगलस मैकग्रेगर इनका पूरा नाम है, ठीक है। प्रपोज टू टू कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज ऑफ एम्प्लॉय। अब इन्होंने क्या किया ना, सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा कि दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं हमेशा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे हमेशा दो तरह के एम्प्लॉयज काम करते हैं। एक एम्प्लॉयज क्या होते हैं, बढ़िया हार्ड वर्किंग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं। और दूसरे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो क्या करते हैं, काम चोरी करते हैं, जिनको काम करना पसंद नहीं होता है। दूसरा ये डीमोटिवेटेड होते हैं, जब ये मौका मिलेगा तो ये काम को खराब कर देंगे। इनके लिए आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, इन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये थ्योरी यहाँ पे प्रोपाउंड हुई, एक्स एंड वाई थ्योरी। अब थ्योरी एक्स क्या कहती है इसको समझना है। अज्यूम एम्प्लॉय आर इनहेरेंटली लेजी, लैक एम्बिशन एंड रिक्वायर कांस्टेंट सुपरविजन। अब ये एक्स थ्योरी जो है थोड़ा सा आपके पास में एडवर्स थ्योरी होती है। ये थ्योरी ये कहती है कि एम्प्लॉय हमेशा कामचोर होता है, ये कामचोर होता है, इसके पास कोई एम्बिशन नहीं होता है, और इसके अलावा इनको सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये बिगड़ जाते हैं, ये काम नहीं करेंगे, आपका काम खराब कर देंगे। तो इसीलिए इनको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, और इसके अंदर अगर जरूरत पड़ी तो इनको इसके अंदर आप एक तरीके से दंड भी दे सकते हैं। तो ये बात होती है थ्योरी एक्स के अंदर। और थ्योरी वाई एज्यूम करती है कि ऑलरेडी एम्प्लॉय मोटिवेटेड है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है अपनी, और इसके अलावा ये इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को भी यहाँ पे जन्म देते हैं। तो इनको पॉजिटिव वे में देखा जाता है थ्योरी वाई के अंदर, और थ्योरी एक्स के अंदर निगेटिव वे में इनको देखा जाता है एम्प्लॉइज को। तो ये दोनों एस्पेक्ट इसके अंदर होते हैं। तो ये बताया गया है कि जिस तरह का आपका सिनेरियो होगा उस तरह से आप चीजों को हैंडल करके उस तरह का मोटिवेशन आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय लेजी है और एम्बिशंस कुछ नहीं है, इसके अंदर उसको सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको एक्स थ्योरी है, उसको उस तरीके से मोटिवेशन देना चाहिए, यानी कि नेगेटिव तरह से मोटिवेशन इसके अंदर देना चाहिए। लेकिन अगर थ्योरी वाई है, थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझता है, इसके अलावा इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज उसके पास है, तो उसको आप पॉजिटिव मोटिवेशन यहाँ पे देंगे। ओके, मैकग्रेगर्स थ्योरी इन्फ्लुएंस लीडरशिप स्टाइल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। लीडर्स हु व्यू देयर एम्प्लॉई थ्रू द लेंस ऑफ थ्योरी वाई टेंड टू फोस्टर ए मोर एम्पावरिंग एंड मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट। तो सीधी सी बात है, वाई थ्योरी को ज्यादा इसके अंदर पॉजिटिव वे में देखा गया है, और
इसको अगर हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे स्टिक एंड कैरेट थ्योरी आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वही इस थ्योरी का दूसरा नाम भी है। यहाँ पे बात करी जाए स्टिक की, तो यहाँ पे स्टिक आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्स के अंदर, थ्योरी एक्स, और कैरेट की बात करें तो वो आपका वाई के अंदर वाले एम्प्लॉय आते हैं। तो वही चीज इसके अंदर भी इंक्लूडेड है। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ थ्योरीज की बात करी, और यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करें तो इम्पैक्ट क्या होता है मोटिवेशन का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मोटिवेशन सेव्स द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इन द वर्क प्लेस। नो डाउट ये आपका मोटिवेशन एम्प्लॉयज के बिहेवियर को सेव करने का काम करता है। हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट हायर कमिटमेंट एंड एंगेजमेंट। आपके पास में जो जॉब की आपकी गोल्स हैं उनके लिए कमिटमेंट, आपके पास हायर कमिटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा एंगेजमेंट, अपना पूरा एंगेजमेंट दे सकते हैं जॉब के अंदर। कंट्रीब्यूट पॉजिटिव टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्रिएटिंग एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। एफिशिएंसी बढ़ सकती है। एग्जिबिट हायर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर आपके पास में हायर लेवल की क्रिएटिविटी हो सकती है, आपके एम्प्लॉय वेल परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, दे आर सेटिस्फाइड एंड लॉयल कस्टमर्स, और डायरेक्टली इंप्रूविंग द बॉटम लाइन। सीधी सी बात हो गई। तो ये सारी चीजें एक इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं, हर ये मोटिवेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ये तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये कुछ थ्योरीज हमने यहाँ पे 5 थ्योरीज को देखा है। पांचों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है बात। तो ये हमारा यहाँ पे हुआ मोटिवेशन वाला पार्ट। तो ये हमने बात करी अभी तक मोटिवेशन की। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं लीडरशिप को, और लीडरशिप के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की हम लोग बात करते हैं। लीडरशिप का मीनिंग आप सभी को पता ही है। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ इंस्पायर, इन्फ्लुएंस एंड गाइड इंडिविजुअल और ग्रुप्स टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन गोल। सीधी सी बात इसके अंदर ये है कि लीडरशिप आपके पास में एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप किसी अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं और गाइड करते हैं किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। इफेक्टिव लीडरशिप इज ए वाइटल फॉर ड्राइविंग द विजन, setting direction and ensuring that the organization progresses towards its objective। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो गई कि इफेक्टिव लीडरशिप वहीं पे मानी जाएगी जो कहीं ना कहीं ड्राइव करता है विजन को और डायरेक्शन सेट करता है। इसके अलावा जो भी गोल सेट किए गए हैं उनको इफेक्टिवली यहाँ पे अटेन करता है। तो अ लीडर इज नॉट जस्ट समवन हु मैनेजेस टास्क बट समवन हु। अब लीडर कौन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक लीडर बनाया है, ये आपका लीडर हो गया यहाँ पे। अब ये लीडर क्या काम करता है आपके लिए, प्रोवाइड विजन एंड इंस्पिरेशन टू अदर। ये आपको एक तो विजन देता है, एक इंस्पिरेशन देता है कि आपको ये काम करना है, ऐसे काम करना है, इससे ये होगा, ये सारी चीजें क्लेरिफाई करने का काम करता है। दूसरा है इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन एंड एक्शन ऑफ अदर, यानी कि ये जो लीडर है बेसिकली वो आपको डायरेक्शन देता है, इंस्पिरेशन देता है, विजन देता है, गोल देता है, सब कुछ करता है। पर इसके अंदर कहीं ना कहीं जो एक्शंस और डिसीजंस होते हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये है कि अगर आपने पॉजिटिव अपने उसके सबॉर्डिनेट ने यहाँ पे पॉजिटिव चीजें बताई हैं तो उनको एक्सेप्ट करेगा, और अगर नेगेटिव चीजें हैं तो उनमें कहीं ना कहीं करेक्शन करके इन्फ्लुएंस करने का काम भी करता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट एंड कोहेशन। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस का कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने का काम किया जाता है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कुछ लीडरशिप थ्योरीज के बारे में, जिससे काफी बार एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लीडरशिप की थ्योरी अलग अलग कंसेप्ट पे बेस है। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं लीडर्स के फॉर्म के बारे में बात करता है कि लीडर्स कैसे यहाँ पे बनते हैं, लीडरशिप की क्या क्या यहाँ पे कंसेप्ट रहते हैं। सबसे पहले जैसे ट्रेड थ्योरी है। ट्रेड थ्योरी क्या बताता है, ट्रेड थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर आर बोर्न विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके अंदर बात की जाती है ट्रेड थ्योरी के अंदर कि जो लीडर्स होते हैं ना वो पहले बॉर्न कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होती है। मतलब ये कि वो पहले से ही, यानी कि जन्म लेने से पहले ही मतलब जन्म लीडर बनने के लिए ही पैदा होते हैं। ये इसके अंदर ये नहीं मानता कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये कहता है कि आपके बॉर्न होने के साथ ही आपके पास आ जाती हैं लीडर बनने के लिए। तो यहाँ पे इनहेरेंट कैपेसिटीज की बात की जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर जैसे इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस या डिसीजननेस है, ये आपके पास में बॉर्न होने के साथ ही आपके पास में आ जाती है। ये ट्रेड थ्योरी यहाँ पे बताती है। दैट मेक देम इफेक्टिव लीडर। तो इनको ये इफेक्टिव लीडर बनाती है। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग दीज ट्रेड्स इन इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कुछ लोगों में पैदा होने के साथ ही कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज आ जाती हैं,
लीडर्स की, वो बात करती है ट्रेड थ्योरी। दूसरा थ्योरी है इसके अंदर जो कि है आपके पास में बिहेवियरल थ्योरी। अब यहाँ पे बिहेवियर पे बेस है। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है उसको हम लोग समझते हैं। बिहेवियरल थ्योरी पोजेस दैट द लीडरशिप इज नॉट अबाउट इनहेरेंट ट्रेट बट बिहेवियर्स दैट कैन बी लर्नड। अब यहाँ पे बात दूसरी आ गई है। यहाँ पे बोला गया है इनहेरेंट ट्रेट की बात तो हमने कर ली ऊपर ट्रेड थ्योरी के अंदर, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जो चीजें एक्स्ट्रा उसने सीखी, एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो चीजें सीखी गई हैं लीडरशिप में, वो बिहेवियरल थ्योरी यहाँ पे बताती है। कहने का मतलब ये है एक इफेक्टिव लीडर वो बनता है जो चीजों को सीखता है, सीखने के साथ ही उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं। लीडर्स कैन डेवलप इफेक्टिव लीडरशिप स्किल थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। बात सही होगी। टू मेन टाइप्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, यहाँ पे दो तरह के लीडरशिप बिहेवियर की बात की गई है। एक तो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप है, दूसरा पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप है। अब टास्क ओरिएंटेड का मतलब सिंपल से हो गया कि ये आपका फोकस करता है गेटिंग टास्क डन इफेक्टिवली। जो आपने टास्क सेट किए हैं वो इफेक्टिवली हो रहे हैं प्राप्त या नहीं हो रहे हैं उस पर यह बात करता है। दूसरा हो गया पीपल ओरिएंटेड, इसके अंदर फोकसेस ऑन मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलबींग। तो यहाँ पे बात की जाती है अपने एम्प्लॉयज के बीच के रिलेशनशिप की, उनको उनके वेलबींग को प्रमोट करने की, उनको मोटिवेट करने की, इसके अंदर ये बात होती है। तो बिहेवियरल थ्योरी अगर मैं बात करूं इसके क्रक्स की तो ये बात करती है कि एक लीडर जो होता है वो एक्सपीरियंस के बेस पे बनता है, अपने लाइफ के अंदर जो चीजें सीखता है उसके बेसिस पे वो लीडर बनता है, इफेक्टिव लीडर। और इसके अंदर दो तरह की लीडरशिप होती है, टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड। थर्ड थ्योरी यहाँ पे आती है जो कि आपके पास में है यहाँ पे कंटीजेंसी थ्योरी। अब ये कंटीजेंसी थ्योरी क्या कहती है? कंटीजेंसी थ्योरी असर्ट दैट देयर इज नो वन साइज फिट ऑल लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे ये बात की जाती है कि कोई भी लीडरशिप सभी तरह की जितने भी सिचुएशंस होती हैं उनमें फिट नहीं बैठ सकता है। ठीक है, एक सिंगल लीडर हर तरह की सिचुएशंस में एक तरह का बिहेवियर डाल के उस पर फिट नहीं बैठ सकता है। द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशंस इंक्लूडिंग द लीडर्स रिलेशनशिप विद द टीम, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे बात की गई है एक अच्छा लीडर वो लीडर होता है जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम करता है, और लीडर्स का रिलेशनशिप कैसा है टीम मेंबर्स के साथ में ये भी इस पर डिपेंड करता है। टास्क किस तरह से यहाँ पे अचीव हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है टास्क के अंदर, और बिहेवियरल एनवायरनमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कंटीजेंसी थ्योरी। तो कहने का ही मतलब है इसके अंदर ट्रेड थ्योरी पे भी बात नहीं होती है, बिहेवियरल थ्योरी पे भी बात नहीं होती। यहाँ पे बात की जाती है कि इफेक्टिव लीडर वही होता है जो कुछ सिचुएशंस में एक अच्छे डिसीजन ले पाता है। नेक्स्ट फोर्थ यहाँ पे आता है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर फॉलोअर्स टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस बाय क्रिएटिंग ए विजन फॉर द फ्यूचर एंड प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। अब यहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज मतलब एक तरीके से जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, अगर हम लीडरशिप के सेंस में बात कर रहे हैं तो हम लोग फॉलोअर्स की बात करेंगे। अब ये लीडर बेसिकली अब एक जस्ट जो हम पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहे हैं, ये लीडर आपका टीम लीडर भी होता है। अगर हम लोग बात करें ऑफिस में आपका बॉस भी लीडर है। इसके अलावा अगर आपकी टीम है तो टीम में जो आपका हेड है वो भी लीडर है। और अगर हम पॉलिटिकल बेस पे बात करें तो जो नेता है वो आपका लीडर है। ठीक है, हर एस्पेक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या करता है, इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है अपने फॉलोअर्स को, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना उसको एक्सीड करता है। मतलब जैसे एक्सपेक्ट जो सामने वाला आपसे कर रहा है उससे अच्छा काम आप उनको, मतलब उससे अच्छा रिवॉर्ड आप उनको दे दो, तो ये एक्सीड कर जाते हैं एक्सपेक्टेशंस को। इसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने फॉलोअर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। ये थ्योरी इस पे बात करती है। अब यहाँ पे बात की जाती है कौन कौन सी चीजों पे ये थ्योरी फोकस करती है। तो इंस्पायरिंग फॉलोअर्स थ्रू विजन एंड एंथुसियाज्म, यहाँ पे एंथुसियाज्म की बात की जाती है और जो विजन है उसकी प्राप्ति पे बात की जाती है। दूसरा है इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। तो यहाँ पे काम के लिए आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को फ्रीडम देनी होती है जिससे क्रिएटिविटी और इनोवेशंस मिल सके। हेल्पिंग फॉलोअर्स ग्रो बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो ये आपके फॉलोअर्स को ग्रो करने के लिए पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह की हेल्प हेल्प प्रोवाइड करते हैं इस तरह के जो लीडर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल है वो यहाँ पे आती है जिसको हम ट्रांजेक्शनल लीडरशिप यहाँ पे कहते हैं। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप कहती है कि ट्रांजेक्शनल लीडरशिप फोकस्ड ऑन क्लियर स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे दोनों चीजों की बात होती है, जो एक्स वाई थ्योरी टाइप यहाँ पे बात होती है
यहाँ पे एक तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, पहली बात। इसके अंदर स्ट्रक्चर आपका क्लियर होता है, इसके अंदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती हैं, प्लस रिवॉर्ड जहाँ पे होती हैं तो पनिशमेंट भी होती है। ठीक है बात। तो इस तरह की लीडरशिप स्टाइल को हम लोग ट्रांजेक्शनल लीडरशिप कहते हैं। और ट्रांजेक्शनल लीडर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड सेट एक्सपेक्टेशंस। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए जाते हैं क्लियरली, आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, इतने टाइम पीरियड में करना है। इसके अलावा इसकी एक्सपेक्टेशन भी इसके अंदर सेट होती है, अगर आप लोग ये काम करेंगे तो हमको इसके बदले में ये आउटकम यहाँ पे मिलेगा। दूसरा है रिवॉर्ड दोज हु मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड पनिश दोज हु डोंट। जिन्होंने यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को बेटर किया है, स्टैंडर्ड को मीट कर लिया, उनको आप क्या करेंगे, रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। वेरेज जिन्होंने आपका जो गोल है उसको अचीव नहीं किया तो उसको पनिशमेंट देने का काम भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर दैट एम्प्लॉयज स्टे फोकस्ड ऑन द रूटीन टास्क। अब इसके अंदर जब इंस्ट्रक्शंस की बात करी गई है तो क्लियर सी बात हो जाएगी, रूटीन टास्क पे यहाँ पे बात होती है। तो ये आपकी ट्रांजेक्शनल लीडरशिप वाली स्टाइल यहाँ पे होती है। तो ये आपके लीडर्स की टाइप यहाँ पे हो गए कुछ, हमने यहाँ पे देखे किस तरह से आपके कैसे कैसे लीडर्स होते हैं, किस किस तरह की लीडरशिप की थ्योरीज यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे स्टाइल की बात कर लेते हैं, लीडरशिप की क्या क्या स्टाइल्स होती हैं। वो वाली ऊपर वाली आपके पास में कहीं ना कहीं अलग चीज है और ये आपके पास में अलग चीज यहाँ पे है। ठीक है बात, इसको ध्यान में रखना है। ये आपकी लीडरशिप की थियरीज है और यहाँ पे हम लोग लीडरशिप के स्टाइल की बात करेंगे, जैसे एक लीडर काम करना पसंद करते हैं अलग अलग तरीके से। फर्स्ट इसके अंदर आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब इसको समझना है एक तरह से, इसमें सेंट्रलाइज्ड आपका कंट्रोल होता है। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें समझनी है ना, आपको कीवर्ड याद रखना है। कीवर्ड इन द सेंस ऑटोक्रेटिक है तो ऑटोक्रेटिक में क्या चीज होती है, जैसे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, मैंने वही चीजें इसके अंदर डाली हैं। बहुत ज्यादा थ्योरी डाल के आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो टू द पॉइंट सारी चीजें अगर एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है बात। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल यहाँ पे है, आपका कंट्रोल एक ही जगह पर रहेगा, डिसेंट्रलाइज नहीं है, पावर अलग अलग जगह पे नहीं दी गई है। दूसरा डिसीजन मेड विदाउट कंसल्टेशन, यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाता है वो लीडर लेता है और इसके अंदर जो आपके फॉलोअर्स है ना, उनसे इसके अंदर कोई राय नहीं ली जाती है। थर्ड है यूजफुल इन क्राइसिस एंड व्हेन क्विक डिसीजंस आर रिक्वायर्ड। तो ये तब हेल्पफुल होता है आपके लिए जब आपको क्या करना होता है, क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, जहां पे आपके पास में टाइम कम होता है। तो क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर ये जो लीडरशिप है वो काम आ सकती है। दूसरा लीडरशिप यहाँ पे आती है जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। एग्जाम में दोनों तरीके से नाम पूछ सकता है, या तो पार्टिसिपेटिव भी पूछ सकता है या डेमोक्रेटिक भी आपसे कह सकता है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इंकरेज करता है ग्रुप पार्टिसिपेशन को, इसके अंदर हर एक को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। एनहेंसेस मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी, इसके अंदर मोटिवेशन को बढ़ावा दिया जाता है और क्रिएटिविटी को भी इनकरेज किया जाता है। आइडियल फॉर नॉलेज वर्कर, जो जिन वर्कर को बेसिकली नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस वर्कर हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, उनके लिए ये आइडियल लीडरशिप स्टाइल हो सकती है। थर्ड बात करें तो इसके अंदर आता है लेजर फेयर लीडरशिप। लेजर फेयर के अंदर क्या बात की जाती है, मिनिमम सुपरविजन इसके अंदर होता है, लेट देम वर्क। लेजर फेयर का मतलब यहाँ पे होता है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, लेट देम वर्क फ्रीली। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है। ओके, तो इसमें मिनिमम सुपरविजन होता है, काम करने दिया जाता है। दूसरा एम्प्लॉइज मेक्स डिसीजन, इसके अंदर खुद से डिसीजन ले सकता है एम्प्लॉय, अगर वो चाहता है, पोटेंशियल उसके पास है तो वो यहाँ पे डिसीजन भी ले सकता है। वर्क्स विद हाईली स्किल्ड सेल्फ मोटिवेटेड टीम्स, तो अगर आप यहाँ पे हाईली स्किल्ड या सेल्फ मोटिवेटेड टीम्स के साथ काम कर रहे हैं तो ये जो स्टाइल है आपके पास में वो आपके पास हेल्पफुल बन सकती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की। तो विजनरी एंड चेंज ओरिएंटेड ये होता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर को एंटिसिपेट करने का यहाँ पे काम किया जाता है। इंस्पायर एम्प्लॉय टू एक्सीड एक्सपेक्टेशन, ऊपर भी हमने अभी देखा था, ये आपके थ्योरीज के अंदर भी आया था, जिसमें जो लीडर होता है वो एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करने का काम करता है अपने सबऑर्डिनेट्स की। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपके पास में ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अभी हमने पढ़ा था इसको भी, रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों की बात यहाँ पे की जाती है और इसके अंदर क्लियर स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। उसके बाद आता है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप क्या होती है, इसके अंदर ये प्रायोरिटी दी जाती है नीड्स ऑफ द टीम। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो सुपरविजन होता है वो ज्यादा दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रस्ट पे काम होता है, बिल्ड ट्रस्ट एंड कम्युनिटी। ठीक है बात। तो ये हमने कुछ इसके अंदर आपके लीडरशिप की थ्योरीज प्लस स्टाइल को डिस्कस किया है।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये समराइज्ड फॉर्म में मैंने एक टेबल आपके लिए डाल दी है, जिसके अंदर आप लीडरशिप स्टाइल देख पाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में, और कब ये यूज किया जा सकता है यहाँ पे दिया गया है। जैसे ऑटोक्रेटिक है, लीडर मेक डिसीजन यूनिलेटरली, खुद से डिसीजन लेते हैं, इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड पावर होती है। इन सिचुएशन वेयर क्विक डिसीजंस आर नीडेड, जहाँ पे डिसीजंस जल्दी लेने होते हैं वहां पे यूजफुल हो सकता है। डेमोक्रेटिक के अंदर लीडर इन्वॉल्व अदर्स इन डिसीजन मेकिंग, अदर जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे आते हैं। और जब आपके फोस्टरिंग और क्रिएटिविटी या इनोवेटिव आपको चाहिए आइडियाज, तो वहां पे ये यूज होगा। लेजिस्फेयर के अंदर आता है, लीडर्स प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को आपको आप फुल कंट्रोल दे देते हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास में स्किल्ड और सेल्फ मोटिवेटेड टीम्स है, तो ये लीडरशिप आपकी काम करेगी। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर इंस्पायरिंग और मोटिवेशन के लिए कहीं ना कहीं काम किया जाता है, टू ब्रिंग अबाउट चेंज एंड फोस्टर इनोवेशन, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। अब ये दोनों अलग अलग है, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल, ठीक है। फोकस ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो जो ट्रांजेक्शनल है वो आपके रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों पे काम करती है, इसको एक्स वाई थ्योरी के साथ में जोड़ के आप याद कर सकते हैं। तो जहां पे आपके पास में स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट है या क्लियर टास्क और गोल्स हैं, वहां पे इस थ्योरी को आप यूज कर सकते हैं, ये लीडरशिप स्टाइल को आप यूज कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, कंक्लूजन के तौर पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर यही चीजें लिखी हुई हैं कि आपके पास में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन का एक और लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। और इसके अलावा विदाउट मोटिवेशन एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, टाइमली बेसिस पे उनको जो भी तरह की मोटिवेशन उनके नीड है उसको फुलफिल किया जाना जरूरी है। और हर एक जो थ्योरी होती है वो अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करती है, किसी के हर एक के प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है बात, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। एक बार मैं फाइनल आपके लिए रिवीजन यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले हमने मोटिवेशन के बारे में समझा, मोटिवेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशंस पे हम लोग गए। उसके बाद इसके अंदर हमने अलग अलग जो मोटिवेशंस की थ्योरीज है उसकी बात करी, जिसमें फर्स्ट हमारी मैस्लो के नीड अलाइर की थ्योरी थी। और फिर हमारा हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी थी, हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटर फैक्टर यहाँ पे था। मैकलेंड्स की थ्योरी थी जिसमें नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर की बात हमने करी। फिर यहाँ पे ब्लूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है जिसमें तीन फैक्टर्स की बात करी गई, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस की। इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से हम लोग मोटिवेशन को कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ थ्योरी थी मैकग्रेथी थी, एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव देखा, सॉरी, एक्स के अंदर यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाता है, वाई के अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाता है। फिर इम्पैक्ट को हमने समझा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। फिर लीडरशिप के बारे में हमने बेसिक टर्म समझे, लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की मीनिंग क्या है। इसके अलावा इसकी अलग अलग थ्योरीज पढ़ी हमने, जैसे ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है, कंटीजेंसी थ्योरी है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजेक्शनल थ्योरी है, ये सब चीजें देखी। फिर लास्ट में हमने लीडरशिप के स्टाइल को समझे, अलग अलग लीडरशिप के जो स्टाइल हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लेजोस्फियर है, या ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजेक्शनल है, सर्वेंट लीडरशिप है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में कवर करी हैं। ठीक है बात, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे फुल क्रैश कोर्स को या फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मिलेगा, तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के कोर्स के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।